हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ईरर होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो इंट्रोडक्शन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का वो जाना कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, उसका डिफिनेशन जाना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो जाना। तो आज के लेक्चर में जानेंगे कि ईरर होता क्या है। एक आप लोगों का टॉपिक है ईरर। तो जो ईरर है उससे आप लोग क्या समझते हैं, जो टर्म दिया है ईरर उससे आप लोग क्या समझते हैं। ईरर यानी त्रुटि, यानी सिंपल सी बात है कि ईरर किसी भी चीज़ से हो सकती है। अगर हम कोई सामान तोलने किनने जा रहे हैं, मार्केट से लाते हैं और कोई सामान हम किन के लाते हैं तो जो तोल के देते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। अगर वही टेक्निकल टर्म देखें तो इसमें लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू टू दी ऑब्जर्व वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, यानी कोई हम सामान किन के लाते हैं तो उसका वैल्यू, और उसको लाने के बाद हम उसको तौलते हैं उसका वैल्यू, जो दोनों के वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है वो आपका ईरर होता है। यानी एग्जांपल के तौर पे हम आपसे बताएं, और एक आपका हो जाएगा तेल नापने वाला, यानी जो हम राशन के दुकान पे आप जाते थे पहले के ज़माने में क्या होता था कि राशन की दुकान पे गए, वो तेल जो केरोसिन मिलता था वहाँ से, तो जो केरोसिन नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो नाप के देते थे। तो इसमें आपको मान लीजिए 2 लीटर उन्होंने दिया। अब वही अब जब आप घर पे लाए इसको, तो जो मम्मी ने आपकी आप ही ने तोला इसको दोबारा, तो पता चला कि 1.5 लीटर है, यानी 500 का झोल झाल हो गया इसमें। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आपका, स्टैंडर्ड वैल्यू और ये ऑब्जर्व वैल्यू, इन दोनों के बीच में कितना आया है। जैसे ऑब्जर्व वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू आपका कितना है 2 लीटर है और ऑब्जर्व कितना किया 1.5 लीटर। अब आपका आएगा 0.5 लीटर, यानी 500 ml का आपका डिफरेंट आ गया इसमें। तो इसमें हम जैसे ईरर निकालना है तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे हम, फिर उसमें ऑब्जर्व वैल्यू को घटा देंगे। यानी जैसे बताया ना, और कोई हम 500 ml ले रहे हैं, mg ले रहे हैं पैरासीटामॉल, तो अगर 450 हमने ऑब्जर्व किया तो 500 में से 450 जाएगा, यानी 50 mg आएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि यानी एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे दें, जैसे हमने दूध दूध वाले आते हैं लोग, तो उनसे दूध लेना होता है, तो उन्होंने हमें आधा लीटर दूध दिया। तो ऐसा नहीं है ना कि जो आधा लीटर उन्होंने दूध तौला वो एग्जैक्ट आधा लीटर हमको मिल जाता है। एंड जिससे वो नापते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो जैसे 10 ml या 20 ml इतनी की तो कमी आ ही जाएगी। चाहे कोई भी तौले, कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही क्यों ना हो, और कोई दूध तौल रहा है तो उससे 10 ml 15 ml इतनी ही कमी आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है यही है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी उन्होंने 500 ml हमने दूध दिया, उन्होंने किसी और बर्तन में उसको ट्रांसफ़र किया, तो सिंपल सी बात है 10 या 15 ml का ईरर आ जाएगा। तो ईरर का यही मतलब है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है इसके बीच का जो अंतर है वो आपका ईरर हो जाएगा। अब जैसे परसेंटेज निकालना हो ईरर का, तो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100, तो आपका ईरर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल आपको बता दें, हम पैरासीटामॉल है 500 mg का, उस स्टैंडर्ड है उसका हमको कहीं से हम किन के लाए 500 mg का स्टैंडर्ड, और हम उसका कंसंट्रेशन, तो हम उसका जाने कंसंट्रेशन कितना है तो उसके लिए ऑब्जर्व करेंगे। सिंपल सी बात है, हम कोई दवा ला रहे हैं 500 mg का, तो उसका जानने के लिए हम कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करेंगे कितना है एक्चुअल में इसमें। तो 500 mg का हमने स्टैंडर्ड पैरासीटामॉल लाया, तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया तो देखा 450 mg का ही मिला है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कितने का होगा, 50 mg का झोल झाल हो गया, यानी 50 mg का ईरर आ गया। तो सिंपल सी बात यही है, ईरर में हम यही जानेंगे कि जो हम स्टैंडर्ड किन के लाते हैं और किसी ना किसी कारण से उसमें जो ईरर आ जाती है, या तो ईरर इंस्ट्रूमेंट गलती से हो सकती है, या एनालिस्ट है वो तौल रहा है उसकी गलती से हो सकती है, कैलिब्रेशन में गलती हो सकती है। तो अभी तक हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ईरर के बारे में इतना जाना कि डिफिनेशन इसका होता क्या है,
अब जानेंगे कि इसका सोर्स क्या है, यानी जो एरर है किन किन कारणों से हो सकता है। तो सोर्स ऑफ एरर जानेंगे कि कितने टाइप्स। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि एरर क्या होता है, तो अब जानेंगे सोर्स ऑफ एरर, यानी जो एरर है किन किन कारणों से आ सकती है। अब एरर तो बहुत से कारणों से आ सकती है, तो जिसमें से कुछ टॉपिक दिया है कि किन किन कारणों से आ सकती है। तो पहला इसमें पॉइंट है कि एरर कैन बी अकर्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग और सैंपल प्रिपरेशन। जो पहला पॉइंट है इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं या सैंपल ही बना रहे हैं, तो उसमें सैम्पलिंग जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, यानी पीपेट से अगर हम सैंपल ही लें, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे गिरा देंगे। कोई भी चीज़ अगर हम पीपेट से लेना है तो उससे भी आ सकती है, एरर आ सकती है। यानी कि जो रीडिंग होता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ अगर आपका ऐसे ऐसे रीडिंग दिया होता है, अगर यहाँ 50 5 लिखा हो तो यहाँ 4 लिखा है, तो इसके बीच में एक्यूरेट ना मिले, यानी हमें 5 चाहिए तो 5 के बदले में 4.5 यानी 4.5 के आसपास में हो, तो इससे भी एरर आ सकती है। सिंपल प्रिपरेशन बनाने के टाइम की भी एरर आ सकती है। अब जैसे सेकेंड पॉइंट दिया है कि एरर कैन बी अकर बाय एनालिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड फोकस। तो जो सेकेंड पॉइंट है, इसी कहने का मतलब ये है कि जो एनालिस्ट होते हैं, जो सैंपल प्रिपरेशन करते हैं या मेडिसिन बनाते हैं, उनके पास अगर पर्याप्त नॉलेज ना हो किसी भी चीज़ को कैसे बनाना है, उसको कैसे कैलिब्रेट करना है, कैसे उसको मेथड अप्लाई करना है, उससे भी आ सकती है एरर। एंड फोकस, एज हम केमिस्ट हैं, अगर हम फोकस ना करें पर्याप्त कि किसी भी चीज़ को केयरलेसनेस हो, तो उससे भी एरर आ सकती है। तो जो फोकस है एनालिस्ट का, उससे भी आ सकती है एरर। अगर प्रॉपर हम फोकस ना करें किसी भी चीज़ को काम करते वक्त, तो उससे भी एरर आ सकती है, जाहिर सी बात है। अब थर्ड पॉइंट दिया है आपका कि ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन इन इक्विपमेंट, यानी जो हम इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज कर रहे हैं जैसे तौलने के रूप में, या उसका मापन हिंदी में कह सकते हैं, या वेइंग के तौर पे। तो जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर अपना काम ना करे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैटरी हल्का लो है तो प्रॉपर ना दे, या फिर पहले के ज़माने में क्या होता था, जो तराजू यूज करते थे जो दोनों तरफ डंडी हो, उसका किसी का पलड़ा ऊपर चढ़ जाता था तब भी उससे नहीं आता था एक्यूरेट जो हमें चाहिए होता है। तो जो थर्ड पॉइंट दिया है इसके कहने मतलब वही है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन इन इक्विपमेंट, जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं एज अ कैलिब्रेशन के तौर पे, उससे भी एरर आ सकती है। अब जैसे फोर्थ पॉइंट दिया है कि ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, अगर हम किसी भी चीज़ या सैंपल ले रहे हैं उसका कैलकुलेशन गलत कर दें, जैसे हमने पहले बताया था आपको, जो एरर निकालना है, जैसे अगर एरर हमें निकालना है तो पहले स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे, तब तो हमारा एरर निकलेगा। लेकिन वही अगर हमें पता ना हो कि कैलकुलेशन कैसे करना है, तो एरर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू लगा देंगे, तो एरर इससे भी आ सकती है। यानी कहने का मतलब यही है फोर्थ पॉइंट का कि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर गलत कैलकुलेशन कर दें तो उससे भी एरर आ सकती है। अब जैसे आपका पांचवा पॉइंट है ड्यू टू इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन डाटा, अगर हम कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं डाटा को, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बता दें, अगर कोई हमने डाटा ऑब्जर्व किया 5 2.5, और वही गलत से हमने 2.5 की जगह पे 2.8 कर दिया, सिंपल सी बात है, इससे भी एरर आ सकता है। यानी कोई भी चीज़ अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना उसका डाटा है, अगर 2.5 की जगह पे हमने 2.8 लिख दिया तो उससे भी एरर आ सकती है, सिंपल सी बात है। अब जैसे 6 आपका पॉइंट है कि ड्यू टू रॉन्ग मेथड सिलेक्शन, हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को इस मेथड से बनाना है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने, हमें पता है कि अगर हमें चाय ही बनाना हो तो सिंपल सी बात है, पहले गैस जलाएंगे, उसमें बर्तन रखेंगे, दूध डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे। अगर हमने क्या किया कि दूध से पहले चीनी चाय पत्ती डाल के फिर उसके बाद दूध डाला, अदरक डाल दिया पहले, तो उससे दूध फट जाएंगे। ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप पहले, अगर दूध बॉयल ना हो, अगर आपने कभी उसमें अदरक डाल दिया दूध फट जाती है। तो यानी कहने का मतलब यही है कि जो मेथड है बनाने का, कोई भी अगर सैंपल है उसको बनाने का एक मेथड है, अगर आप मेथड प्रॉपर अप्लाई नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उससे भी एरर आ सकती है। अब जैसे आपका 7वां पॉइंट दिया है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उससे भी एरर आ सकती है। अब उससे एरर कैसे आ सकती है,
और कोई बड़ा कंटेनर है उसके ऊपर अगर केप ना लगा हो, उसको ढका ना हो प्रॉपर, तो सिंपल सी बात है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे धक्का वक्का लगता है हल्का फुल्का, उससे निकल सकता है जो लिक्विड हो, उससे गिर सकता है। तो सिंपल सी बात है अगर 500 ml ले जा रहे हैं हम कोई चीज़, 500 ml है, अगर हम किसी कंटेनर में रखे हैं, अगर 10 ml भी उसमें से गिर जाए तो सिंपल सी बात है 10 ml का एरर आ जाएगा। यानी जो पॉइंट है 7वां पॉइंट है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, हम कोई सी भी चीज़ को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के दौरान कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, जैसे ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, अगर उसका हैंडलिंग सही नहीं की उससे हो सकता है। और जैसे लिखा है कि 8वां पॉइंट, फ्लक्चुएशन ऑफ स्किल रीडिंग, यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी भी जो वेइंग मशीन है उस पर किसी चीज़ को तौलते हैं तो उसका जो रीडिंग है अप डाउन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बता दें, हमारे यहाँ फार्मेसी में लगा है, वो डिजिटल तो नहीं है लेकिन वो एक नॉर्मल ही है जिसमें रीडिंग अप डाउन करता है। जब उस पर आप चढ़ेंगे तो अगर 75 kg आप हैं तो 75 एक्यूरेट आपको नहीं बताएगा, 75 से हल्का 75.1 बताएगा, या फिर आपको बताएगा कि 74.9, यानी कि 100 ग्राम का आसपास वो आपको डिफर करेगा, डिफरेंट दिखाएगा। यानी इसमें कहने का मतलब यही है फ्लक्चुएशन आप स्केल रीडिंग में, कि कोई भी चीज़ को अगर हम तोल लें तो एग्जैक्ट नहीं बताता है, अप डाउन करता है। ऐसा होता है ना, जैसे आप गाड़ी चलाएं तो जो बाइक का जो उसमें देता है मीटर, तो जो डिजिटल मीटर हो तो उसमें दिखाता है, उसमें भी क्या दिखाता है हल्का फुल्का तो डिफरेंट दिखाई देता है, तो वैसे ही उसमें भी है। अब जैसे लास्ट पॉइंट दिया है आपका कि जो आयरन कंपोनेंट आर अफेक्ट बाई दी मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो पुराने ज़माने में हम लोग तौलते थे वो तराजू लेके, तो कभी कभी ऐसा होता था कि झोल झाल करने के लिए नीचे छोटा सा चुम्बक लगाते 50 ग्राम का, तो उससे भी एरर आ सकती थी। अब इससे एरर क्या है, हमें पता है कि हमें किसी चीज़ को अगर 1 किलो लेना है, अगर 100 ग्राम भी अगर उसके नीचे लगा दिया स्टैंडर्ड जो एक साइड होता है ना, जैसे एग्जांपल तौर पे आपका है, ये आपको मान लीजिए स्टैंडर्ड है, अब ये आपका ऑब्जर्व वाला है, अगर इधर इधर आप 100 ग्राम का भी लगा देंगे चुम्बक, तो सिंपल सी बात है ऑलरेडी 100 ग्राम 1 किलो में चाहिए तो इसमें से 100 ग्राम माइनस चला जाएगा, यानी हमें चाहिए 1 kg, तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा उसमें, सिंपल सी बात है वो आपका घट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी लगा है, तो उससे भी एरर आ सकती है। तो अभी की मतलब इतना जाने कि एरर किन किन चीज़ों से हो सकती है, जैसे एरर कैन बी अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सैंपलिंग से हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज एज एन एनालिस्ट उनसे हो सकती है, इक्विपमेंट में कोई दिक्कत हो उससे हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि डिफिनेशन देखा, सोर्स ऑफ एरर देखा, अब इसका जो सेकेंड थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है कि टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि कितने टाइप्स का एरर होता है ये जानेंगे। कि इट मेनली ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि 3 टाइप्स का मेनली होता है, जिसमें आपका पहला आ जाएगा सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा, सेकेंड आपका रेंडम एरर आ जाएगा, थर्ड आपका ग्रोस एरर आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक एरर है इसको आप डिटर्मिनेंट एरर के भी नाम से जानते हैं, जो रेंडम एरर है इसको इनडिटर्मिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जो पहला आपका टाइप है एरर का, वो पहला सिस्टमेटिक एरर है। इन नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिस्टम यानी जो दवा हम बनाते हैं या फिर कोई सैंपल प्रिपरेशन करते हैं उसमें कितने लोग इंक्लूड हैं। अब सिंपल सी बात है कि हम अगर दवा बना रहे हैं तो उसमें कौन होगा, अगर हम बना रहे हैं तो हम होंगे, केमिकल्स होगा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो होगा, यही होगा ना। यानी जो सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे कुछ पॉइंट लिखा है सिस्टमेटिक एरर में, जैसे पर्सनल होगा एंड जो बनाएगा एनालिस्ट होगा, इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा, मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा, और रिजेंट होगा। अब तो उसमें डिफिनेशन जानेंगे सिस्टमेटिक एरर का, तो इसमें लिखा है सिस्टमेटिक एरर में कि डिटर्मिनेंट एरर या सिस्टमेटिक एरर देज आर दोज एरर विच आकर्स ड्यूरिंग एनालिसिस बाय एनालिस्ट। इसके कहने का मतलब ये है जो सिस्टमेटिक एरर है इसमें क्या होता है, जो एनालिस्ट होता है एनालिसिस के दौरान उसमें एरर हो जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है उसके दौरान एनालिस्ट से कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब जैसे कि ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर, या तो रॉन्ग जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है गलत वो अप्लाई कर दे, या फिर इंस्ट्रूमेंट, यानी कहने का मतलब पता है ना, जैसे जो एनालिस्ट है अपना मेथड जो जिसके थ्रू करना है, कोई भी सैंपल प्रिपरेशन करना है या बनाना है, अगर गलत वो प्रोसेस अप्लाई कर दे या गलत वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर दे उससे हो सकता है सिस्टमेटिक एरर। अब जैसे एग्जांपल इसका दिया है कि इनकरेक्ट फार्मूला यूज बाय एनालिस्ट फॉर कैलकुलेशन। अब सिंपल सी बात है जो एनालिस्ट है
अगर कैलकुलेशन गलत अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है एरर आ जाएगी। अब जो सिस्टमेटिक एरर है इसमें भी कुछ पॉइंट दिया है, जैसे पर्सनल एरर आपका आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगा, मेथोडिक एरर आ जाएगा, अब रीजेंट एरर आ जाएगा। तो इसको अभी जानेंगे, पहले जानेंगे कि रैंडम एरर होता क्या है। अब रैंडम एरर को इनडिटर्मिनेट एरर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई सिंपल प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेंडमली यानी अचानक से कोई एरर आ जाए, पता ही ना चले। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम चाय बना रहे थे, दूध फट गया, अचानक से फट गया, उससे भी एरर आ सकती है। तो इससे होता है कुछ, तो रैंडम एरर में आ जाएगा आपका ये, तो इसमें आ सकता है एरर। तो जैसा कि हमने बताया आपसे कि जो सिस्टमेटिक एरर है इसका कुछ सब पार्ट है, जैसे पर्सनल एरर आ जाएगा आपका, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगा, मेथोडिक एरर आ जाएगा, रीएजेंट एरर आ जाएगा। तो जो पहला आपका है पर्सनल एरर, इसमें जानेंगे कि इस होता क्या है। तो लिखा है दोज एरर विच आकर्स ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक और केयरलेसनेस ऑफ एनालिस्ट, इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। यानी जो पर्सनल एरर है इसमें क्या होता है, जो एज एनालिस्ट होते हैं या तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, या फिर उनको काम करने में, यानी एक होता है ना केयर करना, किसी भी काम को ध्यानपूर्वक करना, वो ना करें, या फिर कोई गलती कर दे एनालिस्ट। एक होता है ना कि हम बना रहे हैं कोई दवा तो प्रॉपर उसको देखें, केयर करें तब बनाएं, या फिर नॉलेज ना हो तभी भी इससे एरर आ सकता है। तो जो पहला पॉइंट है आपका पर्सनल एरर, तो इसमें क्या होता है जो एनालिस्ट है उसकी गलती से हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है कि इम्प्रॉपर सैम्पलिंग या कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि जो हम एनालिस्ट होते हैं अगर वो सैंपल बना रहे हैं तो प्रॉपर सैम्पलिंग ना करें, उससे एरर आ जाएगा। अब जैसे आपका सेकेंड दिया इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें क्या होता है कि इट आकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट। कोई अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं एज कैलिब्रेशन के लिए या वेइंग के लिए, तो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, प्रॉपर अपना तौले ना, माप ना दिखाए, रीडिंग ना दिखाए, उससे एरर आ सकती है। अब जैसे मेथोडिक एरर है, अब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स एनालिस्ट चूज रॉन्ग मेथड विच कॉज एरर। कभी कभी क्या होता है जो एनालिस्ट है वो गलत मेथड को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करना चाहिए कोई और मेथड जिससे प्रॉपर आए हमारा कैलकुलेशन। तो कभी कभी जो मेथड होता है एनालिस्ट वो गलत यूज कर देते हैं, उससे एरर आ जाती है। आपका लास्ट पॉइंट यानी कि जो रीएजेंट एरर है, इसमें क्या होता है कि इट आकर्स ड्यू टू एनी इम्प्यूरिटीज इन रिजेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो रिजेंट हम लोग यूज करते हैं एज ए केमिकल के तौर पे या फिर कोई मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें जो हम रिजेंट लेते हैं उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी इम्प्यूरिटीज पहले से ही आ जाती हैं। एक होता है ना कि कोई भी सामान है तो या तो जिसमें वो रखा गया कंटेनर उससे एरर आ सकता है, या फिर उसमें जो रिजेंट है उसमें पहले से ही कोई इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो तो इससे एरर आ जाता है। तो अभी के जो एरर देखे हैं, पहला पॉइंट जो सिस्टमेटिक एरर है उसमें 4 पर्सनल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मेथोडिक एरर है, रीजेंट एरर है। तो अब जानेंगे जो सेकेंड हम लोग का एरर है रैंडम एरर क्या होता है। तो रैंडम एरर के बारे में अब जानेंगे। तो जैसा कि हमने जाना सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सॉरी बच्चों यार लाइट कट गया था। तो जैसा कि हमने जाना सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, उसमें 4 पॉइंट था वो जाना। अब जानेंगे कि रैंडम एरर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडमली, अचानक से कोई भी अगर आपकी एरर हो जाए, तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा है कि देज आर दोज एरर विच आकर्स रैंडमली एंड विच आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। यानी जो रैंडम एरर होता है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो एरर होता है अचानक से होता है, रैंडमली होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। इसको पहचानना मुमकिन होता है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो पता ही नहीं चलता है किस वजह से हुई है, किस कारण से हुई है। तो जो रैंडम एरर है इसमें यही करने का मतलब है। बाकी इसमें देखिए लिखा है कि एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर दिस टाइप्स ऑफ एरर, सो एलिमिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एरर मे नॉट पॉसिबल। यानी कहने का मतलब है जो एनालिस्ट है इस एरर को या तो टोटली हटा रिमूव नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रिवेंट नहीं करते, रोक नहीं सकते हैं। एंड जो रैंडम एरर है इसमें कहने का मतलब यही है कि जो इसका प्रिवेंशन है यानी मिनिमाइज करने का, इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि एरर किस वजह से हुई है, किस कारण से हुई है।
तो इसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। अगर वही सिस्टमेटिक एरर में देखा जाए तो उसको मिनिमाइज एंड प्रिवेंशन किया जा सकता है उस एरर को। और जैसे इसका जो रैंडम एरर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एरर आकर्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कभी कभी क्या होता है, कोई अगर हम सैंपल प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कोई सैंपल को बनाना होता है, बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाए या लो हो जाए या ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, उस वजह से भी हो सकता है रैंडम एरर। तो अब जानेंगे थर्ड ग्रोस एरर क्या होता है। तो ग्रोस एरर में क्या होता है, जो हमने सिस्टमेटिक एरर में पढ़ा था, रैंडम एरर में पढ़ा था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो ग्रोस एरर होता है। अब जिसमें लिखा है कि these errors are a combination of both systematic and random error। आने का मतलब ये है कि जो रैंडम एरर में गलती हुई, एरर हुई, उसका और जो सिस्टमेटिक एरर में गलती हुई, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। अब ग्रोस एरर आर आल्सो नोन एज अवॉइडेबल मिस्टेक, यानी जो ग्रोस एरर है उसको हम लोग हमेशा या फिर कॉमनली इसको टर्म में अवॉइडेबल एरर के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ग्रोस एरर में क्या सोर्स है, किस वजह से हो सकता है ग्रोस एरर, या नोटेशन मिस्टेक या कैलकुलेशन एरर। एंड नोटेशन मिस्टेक में क्या होता है, या किसी भी अगर सिंपल काम लेबलिंग करें, उसका लेबलिंग में मिस्टेक हो जाए, पता लगे हम सिर्फ पैरासीटामॉल का है, हम उसको एज एंटीबायोटिक तौर पर लिख दिए। यानी नोटेशन एरर में यही होता है कि लेबलिंग गलत हो जाए, या कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, उससे हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने यही जाना